नेक्स्ट टॉपिक इज़ तो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे। तो हाइब्रिडाइजेशन के दो टाइप्स जो थे वो हमने पढ़ लिए थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन को लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। अब जैसे sp नाम से ही पता लग रहा है इसमें एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा। तो इट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1 2s ऑर्बिटल एंड 1 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब एक s है एक p है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए 2। तो 2 की हाइब्रिडाइजेशन होगी, 2 की इंटरमिक्सिंग होगी और 2 ही ऑर्बिटल्स आफ्टर इंटरमिक्सिंग बनेंगे। मतलब जैसे अगर इस फिगर में हम देखें तो एक 2s ऑर्बिटल है और एक 2p ऑर्बिटल है, 2px जो है। बाकी 2py जो है और 2pz जो है, जो इस रेड स्क्वायर के अंदर है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहते हैं, सिर्फ एक ही p ऑर्बिटल जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है s के साथ। जो हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी उसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था और 2 ऑर्बिटल जो थे p ऑर्बिटल, उनकी इंटरमिक्सिंग हो रही थी s के साथ। और sp हाइब्रिडाइजेशन में एक 2s ऑर्बिटल की और एक 2p ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें जो ज्योमेट्री बनती है ये लीनियर बनती है, ऐसी ज्योमेट्री बनेगी। इन दो की इंटरमिक्सिंग हो रही है, इनकी इंटरमिक्सिंग के बाद जो फाइनल 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि एक s ऑर्बिटल है देखो, एक p ऑर्बिटल है, 2 की इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी 2 ही sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। ये है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 180 डिग्रीज। और जो ज्योमेट्री होती है इस ज्योमेट्री को बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। अब इस लीनियर ज्योमेट्री में जैसे ये जो डॉटेड दिखाए हैं ये हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये दोनों ही ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर होंगे, एक ऐसे होगा, ऐसे एक बिल्कुल सामने और इस साइड को, और एक उस साइड को, और एक जो होगा ऐसे होगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसी तरह से मतलब परपेंडिकुलर होंगे। ये जो लीनियर ज्योमेट्री है, ये वाला जो हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बना है, इसके परपेंडिकुलर होंगे ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। तो ये है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री इज़ लीनियर, बॉन्ड एंगल इज़ 180 डिग्रीज, जैसे मैंने आपको बता दिया। और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो होंगे ये हैं 2 नंबर्स होंगे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स के। और s करेक्टर और p करेक्टर अगर हम कैलकुलेट करें तो क्योंकि एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है तो 50-50% होगा। s करेक्टर भी 50% और p करेक्टर भी 50%। और ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, s करेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ s ऑर्बिटल्स जो कि 1 है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 2, इसलिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 50। उसी तरह p करेक्टर है, p करेक्टर इज़ इक्वल टू एक p ऑर्बिटल है और 2 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, तो p करेक्टर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 50%। तो s करेक्टर भी 50% और p करेक्टर भी 50% है। इसमें एग्जाम्पल आता है बेरिलियम क्लोराइड का। बेरिलियम क्लोराइड जो होता है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब बेरिलियम एटम जैसे हम देखें तो बेरिलियम जो होता है इसकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये होती है 1s2 2s2। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में। अब हम अगर हम उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें 1s2 2s2, तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो बेरिलियम बॉन्ड नहीं बना सकता, बट बेरिलियम एक्चुअली 2 बॉन्ड्स बनाता है। इसका मतलब है बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो कहाँ से आते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2s2 था, 2s2। अब 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 2p में ट्रांसफ़र हो जाता है, ये होती है एक्साइटेड स्टेट बेरिलियम की। अब एक जो होता है 1s2 जो है ये तो अंदर वाला है, ये कम्प्लीटली फील्ड है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाहर वाली शेल जो है 2s2 थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में चला गया एक्साइटेड स्टेट में। तो अब बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी, एक इस 2s ऑर्बिटल की और एक 2p ऑर्बिटल की, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास ये बनेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी और शेप सिमिलर होंगी। ना ये s ऑर्बिटल है, ना ये p ऑर्बिटल है, और ना ही इनकी शेप s की तरह होगी, ना ही इनकी शेप p की तरह होगी, p ऑर्बिटल की तरह होगी। ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर।
लीनियर ज्योमेट्री। और ये जो पी ऑर्बिटल्स रहते हैं दो, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इसमें इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखें बेरिलियम क्लोराइड का, तो ये बेरिलियम है। अब बेरिलियम हमें पता है लीनियर ज्योमेट्री इसकी आती है क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन हुई है, तो ये एक इसकी आ गई ये वाली लोब, एक ये वाली आ गई ऐसे करके। तो ये जो बेरिलियम है इसकी ये बन गई sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गया, और एक ये आ गया sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है क्लोरीन से, क्लोरीन जो है ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, शेयर करेगा, इधर क्लोरीन जो है ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो फिर हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा क्लोरीन और Be के बीच में, क्लोरीन और Be के बीच में, तो ये बन जाएगा BeCl2। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्रीज होता है, और यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है ज्योमेट्री इज लीनियर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है और जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? तो बॉन्ड जो बनता है मेटल एटम्स में, उस बॉन्ड को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे। अब ये जो बॉन्ड होता है ये ना तो आयनिक बॉन्ड होगा ना ही ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि मेटल की जो होती है करेक्टरिस्टिक वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लस्चरस होते हैं, दे आर मैलेबल एंड दे आर डक्टाइल। तो ये वाली सारे की सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल्स की, इनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अलग टाइप की बॉन्डिंग दी गई, और वो जो बॉन्डिंग थी इसको बोला गया कि मेटालिक बॉन्डिंग होती है मेटल्स के एटम्स के बीच में। और इसको एक्सप्लेन किया गया बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो है ये बताता है मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इन मेटल्स। अब इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलता क्या है? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अकॉर्डिंग जो मेटल एटम होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, दे हैव टू पार्ट्स। उनके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री होते हैं, जिनके ऊपर न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस कम होती है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट। तो मेटल एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ मेटल एटम, एक पार्ट ये आ गया। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है कर्नल्स। अब उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के अलावा, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा मेटल के पास, एटम के पास न्यूक्लियस भी है, और बाकी सारी की सारी जो शेल्स हैं अंदर वाली वो भी हैं। तो वो जो सारे का सारा पार्ट आता है उसको बोलते हैं कर्नल। और ये जो कर्नल होता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट होता है। एक आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट है, और दूसरा आ गया कर्नल जो कि मेटल एटम का बचा हुआ पार्ट है। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है एटम का, वो जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसको बोलते हैं कर्नल्स। तो मेटल के दो पार्ट्स होते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा कर्नल्स। अब जो कर्नल्स होते हैं, जैसे हम ये देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वो है आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है ये है रिमेनिंग पार्ट मेटल एटम का। तो इसको कर्नल बोल रहे हैं, और ये हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब कर्नल जो होते हैं इनका साइज़ बड़ा होता है। कर्नल्स दे हैव लार्ज साइज, therefore they have fixed positions and valence electrons are present in the spaces between the kernels। मतलब जो कर्नल्स होते हैं उनका बड़ा साइज़ होता है, उस वजह से उनकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती, उनकी फिक्स्ड पोजीशंस होती है। बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये छोटे छोटे हैं, नेगेटिवली चार्ज, तो ये मोशन में रहते हैं, ये घूम सकते हैं। और ये जो खाली जगह है इन कर्नल्स के बीच में, यहाँ पर ये घूमते हैं। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है इसको कर्नल बोल रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ा होता है, इसका साइज़ ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। अब अगला क्या है? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड एंड कीप मूविंग, देयरफॉर दीज आर ऑल्सो नोन एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स नहीं होते क्योंकि ये कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इनको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। डीलोकलाइज का मतलब है कि ये एक जगह पर नहीं रहेंगे, एक न्यूक्लियस के पास नहीं रहेंगे, कभी इसके पास रहेंगे, कभी इसके पास चले जाएंगे, कभी इसके पास चले जाएंगे, तो कंटिन्यूसली मोशन में रहेंगे।
तो इसी वजह से इनको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन सी में, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है, इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स जो हैं, कर्नल जो हैं, ये प्रेजेंट हैं। इसी वजह से इस मॉडल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो क्या बोला गया इस मॉडल के अकॉर्डिंग? नंबर 1 कि मेटल एटम जो होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको नेगेटिवली चार्ज पार्ट बोलते हैं, और दूसरा आ गया कर्नल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो भी कर्नल्स होते हैं, क्योंकि इनका बड़ा साइज़ होता है इस वजह से ये फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये छोटे होते हैं साइज़ में, और जो भी इन कर्नल्स के बीच में जगह होती है, इन जगह में ये घूमते रहते हैं इधर उधर, और क्योंकि कंटिन्यूसली ये मोशन में रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं या फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। और इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, द साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस कर्नल्स एंड मोबाइल electrons, mobile delocalized electrons, this force of attraction is known as metallic bond। इन कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। और जो भी मेटालिक बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटालिक बॉन्ड बनेगा उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द मेटल एटम। मतलब मेटल जो है उसके ऊपर, उसके न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो मेटालिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ, या फिर कितने नंबर ऑफ ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये थी मेटालिक बॉन्ड जो कि बनता है, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और इसको एक्सप्लेन किया गया बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब ये चैप्टर भी फिनिश हो गया।